This question says that there is a procedure that is named select. This is going to select two integers values as parameters representing the start and end value, where both end values are greater than 9 and the end value is greater than the start value. फर्स्ट ऑफ ऑल इट सेज कि मेरे पास एक प्रोसीजर है और उस प्रोसीजर का नाम है सिलेक्ट। अब ये सिलेक्ट प्रोसीजर क्या कर रहा है? सबसे पहले दो इंटीजर वैल्यूज ले रहा है, दो इंटीजर वैल्यूज ले रहा है पैरामीटर्स के साथ, जो कि रिप्रेजेंट कर रही हैं उनकी स्टार्ट वैल्यू और रिप्रेजेंट कर रही हैं उनकी एंड वैल्यू। इसके बाद वेयर बोथ वैल्यूज आर, दोनों जो हैं ग्रेटर देन 9 एंड द एंड वैल्यू इज ग्रेटर, ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास हमेशा से ग्रेटर है हमारी स्टार्ट वैल्यू से। उसके बाद प्रोसीजर आपसे कह रहा है कि आउटपुट ईच इंटीजर वैल्यू, हर एक इंटीजर वैल्यू मुझे आउटपुट करानी है जो कि बिटवीन है स्टार्ट के और एंड के, स्टार्ट के और एंड के, नॉट इंक्लूडिंग द स्टार्ट एंड एंड वैल्यूज। आउटपुट कराना है हर एक इंटीजर स्टार्ट और एंड वैल्यू के बिटवीन, जिसमें से स्टार्ट और एंड वैल्यू खुद नहीं होनी चाहिए, विच मीन उनके जो बिटवीन वैल्यू है सिर्फ वो होनी चाहिए। वेयर द सम ऑफ द लास्ट टू डिजिट्स इज 6, जिसके लास्ट टू डिजिट्स का सम जो है वो 6 हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल 142। अब बेटा इन दोनों को मैं सम करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 6। इसका जो है मुझे प्रोसीजर लिखना है सिलेक्ट के लिए। ये मैंने आपको पूरा क्वेश्चन समझाया। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो मेरी वीडियो फिर से एक दफ़ा दोबारा से उसको रिपीट कीजिएगा, ये पूरा प्रोसेस आपको समझ आएगा। ये सवाल है 7 मार्क्स के लिए। सबसे पहले तो सवाल को मैं स्टार्ट करने के लिए अपना प्रोसीजर लिखूंगा जो मेरे पास है। प्रोसीजर सिलेक्ट, और प्रोसीजर सिलेक्ट के अंदर मेरे पास क्या है? मेरा स्टार्ट, मेरा एंड, जिन दोनों की डाटा टाइप है मेरे पास इंटीजर। इसके बाद मैं करूँगा आप लोगों की डिक्लेरेशन, और इसमें से हम ये भी देख लेते हैं कि डिक्लेयर करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। डिक्लेरेशन करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे पास एक वैल्यू आनी चाहिए जिसका नाम होगा दिस नम, इसलिए ताकि जब मैं उसको 1 से लेकर 2 3 4 5 6 तक चलाऊं तो मैं उसके ऊपर अपना काम जो भी है मतलब इंडेक्स वैल्यू में कर सकूं। इसके बाद मुझे बेटा एक और वैल्यू चाहिए होगी जो कि मेरे पास आएगी टोटल। टोटल के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू की रिक्वायरमेंट मुझे हो सकती है दैट कुड बी इधर एस कैरेक्टर 1 और कैरेक्टर 2। अच्छा, इसकी डिक्लेरेशन भी करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने पास मैं चीज़ों को अपनी डिक्लेयर कराऊंगा। डिक्लेयर 1, डिक्लेयर 2, डिक्लेयर 3। सबसे पहले मैंने डिक्लेयर करा दिया अपने पास दिस नंबर को, टोटल को, इन दोनों को भी मैंने डिक्लेयर करा दिया इंटीजर से। फिर मैंने अपने पास डिक्लेयर कराया दिस स्ट्रिंग को भी इंटीजर से, और लास्ट मैंने अपने पास डिक्लेयर कराया कैरेक्टर 1 और कैरेक्टर 2 को कैरेक्टर से। अब मैं वन बाय वन आप लोगों को ये बताता जाऊंगा कि ये जो डिक्लेरेशन है ये मैंने की क्यों है। अब लेट्स वर्क ऑन टू द सॉल्यूशन ऑफ दैट। सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज करूंगा फॉर दिस नम, ये जो डिक्लेयर किया है इसको बेटा मैं अपने पास जो वैल्यू वो डिक्लेयर कराऊंगा वो होगी स्टार्ट वैल्यू में +1 टू एंड वैल्यू के अंदर -1। ये मैंने किया क्यों? ये मैंने किया इस वजह से
ताकि मेरे पास जो है मेरी करेक्ट रेंज आए, क्योंकि सवाल के अंदर लिखा हुआ था कि हमें ये वैल्यू नहीं चाहिए, तो हमें ये करेक्ट रेंज के लिए चाहिए। मतलब स्टार्ट और एंड वैल्यू ना हो, एक उससे ज़्यादा एक उससे कम लिए, ताकि उस रेंज के अंदर आए। इसके बाद मैं यूज़ करूँगा अपने पास दिस स्ट्रिंग को, और दिस स्ट्रिंग को मैं कन्वर्ट करूँगा फ्रॉम नम टू स्ट्रिंग। जो भी वैल्यू मेरे पास आएगी दिस नम के अंदर, यहाँ पे मेरी वैल्यू आएगी जो भी मेरा नंबर होगा, और उस नंबर को मैं कन्वर्ट करूँगा स्ट्रिंग के अंदर इस फंक्शन से। यहाँ पे मैंने अपने पास ये काम किया है कि जो मेरे पास दिस नंबर है, इसके ऊपर मैंने एक लूप चलाया है जो कि कन्वर्ट करेगा हर इस वैल्यू को स्ट्रिंग के अंदर। अच्छा जी, स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करने के बाद मैंने लिया अपने पास चार वन, और चार वन को मैं करूँगा राइट से लूँगा। राइट से मैं लूँगा अपना दिस स्ट्रिंग और वन। अच्छा, आप लोग अपने पास एक चीज़ का ख्याल रखिए कि जिस तरह ये चार कैपिटल में लिख रहे हैं, तो ये यहाँ पे भी कैपिटल के अंदर हो। अगर यहाँ पे कैपिटल है तो यहाँ पे भी कैपिटल हो। मैंने अभी फ़िलहाल ऐसे ही लिख दिया है। इसके बाद अगर आप लोगों के पास चार टू है, तो उसको मैं लूँगा लेफ्ट से राइट दिस स्ट्रिंग टू कॉमा वन। अब ये मैं कर क्यों रहा हूँ ये दोनों चीज़ें, क्योंकि सवाल के अंदर यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर मैं 142 ले रहा हूँ, तो उसके जो आखिरी के दो डिजिट्स हैं उन सबको ऐड करके मेरे पास 6 आना चाहिए। तो इस वजह से मैंने कैरेक्टर टू और कैरेक्टर वन को अपने पास लिया है कि राइट साइड से दिस स्ट्रिंग के अंदर मैं वन लेटर चलूँ, और लेफ्ट के अंदर पहले मैं राइट चलूँ टू, और फिर मैं लेफ्ट से एक नंबर निकालूं। इन दोनों का बेसिक मकसद ये है कि सबसे पहले यहाँ पर मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ लास्ट टू डिजिट्स जो एक लूप के अंदर है, और यहाँ पे अपने मैं कैरेक्टर टू के अंदर बेटा एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ इंडिविजुअल कैरेक्टर डिजिट्स जो कि मेरे लूप के अंदर रिक्वायर्ड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 147। तो पहली बात तो ये कि यहाँ पे मैंने एक इंटीजर को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट क्यों करा है, इस वाले फंक्शन के अंदर। ये मैंने इस वजह से करा है ताकि मैं इसको एक्सट्रैक्ट करा सकूं इसके डिजिट्स, क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट है। तो सवाल के अंदर अगर आप लोगों के पास इस तरह से चीज़ें आती हैं कि आपको कन्वर्ट करना पड़े, तो यू आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट देम लाइक दिस। कैरेक्टर वन आ गया, कैरेक्टर टू आ गया। इसके बाद एंड में बेटा मैं टोटल करूंगा ये चेक करने के लिए कि दोनों 6 बन रहे हैं या नहीं। तो इसके लिए मैंने लगाया स्ट्रिंग टू नम कैरेक्टर वन जो भी आपका बन रहा है, और अगेन मैंने उसको कन्वर्ट कराया स्ट्रिंग टू नंबर के अंदर कैरेक्टर टू। और अब मैं ये देखूंगा कि अगर मेरा जो टोटल है वो 6 आ रहा है, तो फिर क्या होगा। अगर मेरा टोटल 6 आया, तो मैं क्या करूँगा, आउटपुट मैंने करा दिया दिस स्ट्रिंग को, और ये मेरा क्वेश्चन एंड इफ हो गया। और यहाँ पे मैंने नेक्स्ट कर दिया दिस नाम को, और ये मेरा एंड प्रोसीजर हो गया। इस सवाल को मैं एक दफ़ा दोबारा से आप लोगों को समझा रहा हूँ। इसमें बेटा देखो, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल लेट से कुछ भी किस्म के नंबर्स हैं, लाइक 466 है, तो देखो इनको एक्सट्रैक्ट कराने के लिए पहले तुम लोग किस में लेके जाओगे, स्ट्रिंग के अंदर। फिर स्ट्रिंग का जो है फंक्शन वो लगाओगे राइट और लेफ्ट, जो मैंने डेटा रिप्रेजेंटेशन में समझाया था। उसके बाद इसको दोबारा से इंटीजर के अंदर लेके जाओगे जहाँ मैंने यहाँ पे किया हुआ है, और दोनों को ऐड करके देखोगे कि अगर वो 6 हैं, अगर वो 6 हैं तो आउटपुट कर दोगे। ये हुआ हुआ है, क्योंकि सवाल के अंदर भी यही लिखा हुआ था कि आउटपुट ईच इंटीजर वैल्यू बिटवीन द स्टार्ट एंड एंड वैल्यू, लेकिन वो
स्टार्ट और एंड वैल्यू नहीं होनी चाहिए, वो ये और ये नहीं होनी चाहिए। होना ऐसा चाहिए कि जो लास्ट की दोनों वैल्यूज है वो सब मिलके 6 बने। सो दैट्स अ क्वाइट ट्रिकी क्वेश्चन एज वेल। आई होप ये आप लोगों को समझ आया। फिर बी पार्ट में आपसे कहता है कि the check performed by procedure select on the last two digits is needed at several places in the program and will be implemented using a new function. The new function check number will allow the required sum to be specific, not just six. Check one number, return an appropriate value, describe the function interface and two advantages of this modular approach. अच्छा, हमारे पास एक प्रोसीजर है जिसका नाम है सिलेक्ट, और सिलेक्ट के अंदर दो डिजिट्स मैं ये चेक कर रहा हूँ जो सेवरल प्लेसेस से मेरे प्रोग्राम को चेक कर रहे हैं। मेरे पास एक फंक्शन है चेक नम जो अलाउ करेगा रिक्वायर्ड सम है, चाहे वो सिर्फ नॉट जस्ट सिक्स, चेक एक नंबर को चेक करेगा, रिटर्न करेगा स्पेसिफिक वैल्यू। सवाल ये करेगा डिस्क्राइब द फंक्शन इंटरफेस एंड टू एडवांटेजेस ऑफ दिस अप्रोच। तो आपके पास इस फंक्शन का इंटरफेस क्या है? पहला पॉइंट तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ये जो फंक्शन है ये क्या कर रहा है, इट इज टेकिंग इंटीजर वैल्यूज एज पैरामीटर्स, ताकि उनके ऊपर फिर वो फंक्शन इम्प्लीमेंट कर सके। और दूसरा काम ये क्या कर रहा है, इट इज टेकिंग अ टोटल ऑफ वैल्यूज। इसके बाद हमारे पास बेटा इसके एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। अच्छा, मैं एक और पॉइंट भी यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये एक बूलियन वैल्यू भी तो एंटर कर रहा है कि अगर वैल्यू आपके पास सिक्स है वो ट्रू है तो ठीक है, अगर ट्रू नहीं है तो आपके पास जो आपका इंटरफेस है दैट मीन दैट इज नॉट इक्वल टू सिक्स। एक बूलियन वैल्यू भी वो हमारे पास रिटर्न करा रहा है। तो फंक्शन जो है दो पैरामीटर ले रहा है, टोटल करा रहा है और रिटर्न करा रहा है एक बूलियन वैल्यू भी। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, या इंटरफेस के अंदर आप लोग कुछ और लिखना चाहो तो बेटा ऐसे भी लिख सकते हो कि जैसे मैंने लिखा यहाँ पर चेक नंबर कॉमा टोटल, जिसकी डेटा टाइप क्या है इंटेजर, एंड इट शुड रिटर्न बूलियन। ऐसे भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो। और इसके एडवांटेजेस क्या है भाई, एडवांटेजेस में ये देख लेते हैं कि अगर मेरे पास चेक नंबर है तो इट कैन बी कॉल्ड रिपीटेडली एज व्हेन रिक्वायर्ड। और क्या हो सकता है बेटा, चेक नम इज डिजाइंड and tested once so that it can be called again and again। एक और एडवांटेज क्या हो सकता है इसका, वो ये हो सकता है कि आपके पास जो चेक नंबर है आपका उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, उसको आप एडिट कर सकते हो, और एक दफ़ा एडिट करने के ऊपर वो पूरे प्रोग्राम में खुद ही एडिट हो जाएगा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहे हैं कि स्कूल हैज़ अ library system which allows students to borrow books from a length of time. Information relating to students and book is stored in text file. Student information includes name, home addresses, email addresses, date of birth, tutor, and subject choice. Book information includes author, title, subject category, library location, and the date the book was borrowed. A program helps the staff to manage the borrowing of books. A new module needs to be written to generate emails to send to students who have an overdue book. Students who have sent an email are prevented from borrowing any more books until the overdue is returned. The process of abstraction has been used when designing the new module. State the purpose of applying the abstraction. Abstraction बेटा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि abstraction यूज होता है to filter out information that is not necessary to solve any problem.
Identify one item of information that is required and one item that is not required in the new module. न्यू मॉड्यूल के अंदर क्या क्या आइटम रिक्वायर्ड है भाई? पहली बात तो ये कि यहाँ पे बात हो रही है एक स्कूल की जिसके पास लाइब्रेरी सिस्टम है जो बहुत सारे स्टूडेंट को अलाउ कर रहा है बुक्स बोरो करने के लिए। तो एक सिंपल आइटम जो मुझे रिक्वायर्ड होगा हर हाल में, वो तो ये होगा कि भाई मुझे स्टूडेंट का नाम बता दो कि वो स्टूडेंट कौन सा है। आपके पास स्टूडेंट का नाम आ सकता है बेटा, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि आपका जो स्टूडेंट है वो कौन सी बुक जो है वो उसको बोरो कर रहा है। और जस्टिफिकेशन के अंदर क्या आ सकता है? जस्टिफिकेशन के अंदर ये आ सकता है कि यू शुड नो व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्टूडेंट। अच्छा, लोन भी आ सकता है। जस्टिफिकेशन के अंदर आपके पास आ सकता है कि यू शुड नो द स्टूडेंट्स नेम। स्टूडेंट का नाम आ गया। स्टूडेंट बेटा कौन सी बुक जो है वो बोरो कर रहा है। अलाउ द स्टूडेंट टू बोरो। ये भी आ सकता है। या मैं ये लिखूँ कि रिगार्डिंग लोन अपडेट, लोन किसने कितना लोन लिया कितना नहीं लिया। और क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है हमारे पास? जो रिक्वायर्ड नहीं है वो है कि स्टूडेंट का होम एड्रेस, या स्टूडेंट की सब्जेक्ट की चॉइसेस। अब मुझे इससे तो कोई सरोकार नहीं है ना कि स्टूडेंट जो है वो कहाँ रहता है या उसकी सब्जेक्ट चॉइस क्या है। और इसकी जस्टिफिकेशन के अंदर आई कैन डेफिनेटली राइट दिस दैट होम एड्रेसेस और योर subject choices have no link, or you can write anything else as well. अच्छा, नॉट रिक्वायर्ड के अंदर और भी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि आपकी लाइब्रेरी की लोकेशन हो गई तो वो भी आप जस्टिफिकेशन में लिख सकते हो। या आपका ऑथर कौन है, आपकी बुक का टाइटल क्या है, थिंग्स लाइक दिस भी बुक से रिलेटेड। अच्छा, आपके पास अब थ्री पार्ट में कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई टू ऑपरेशन दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डेटा व्हेन एन ओवर ड्यू बुक इज रिटर्न। अगर कोई भी ओवर ड्यू बुक जो है वो मुझे रिटर्न करनी है तो कौन कौन से ऑपरेशन मुझे देखने होते हैं? तो पहली बात तो ये कि पहला ऑपरेशन तो ये होता है कि उस बच्चे ने जो है वो लोन को जो है क्लियर किया है या नहीं। और दूसरा ऑपरेशन के अंदर मैं ये भी लिख सकता हूँ कि आई शुड ऑल्सो सेंड एन एक्नॉलेजमेंट जो ये बताए कि स्टूडेंट ने बुक वापस कर दिया है या नहीं। और भी चीज़ें आ सकती हैं, आप लोग और भी चीज़ें लिख सकते हैं कि स्टूडेंट ने पैसे दे दिए हैं या नहीं, पैसे क्लियर कर दिए हैं या नहीं। सो दिस इज अ लॉट लाइक अ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ पे दिस इज अ स्ट्रक्चर चार्ट। स्ट्रक्चर चार्ट में आपसे कह रहा है कि पार्ट ऑफ द लाइब्रेरी प्रोग्राम कंटेन प्रोग्राम मॉड्यूल्स विद द हेडर एज फॉलो। हेडर के अंदर मेरे पास क्या है? प्रोसीजर है, मॉड्यूल एक्स, प्रोसीजर मॉड्यूल वाई बाय रेफ, overlay, replace, reset. Module X and Y are both called from the module overlay. Complete the structure chart. ये स्ट्रक्चर चार्ट कंप्लीट करना है मुझे, ये मेरी सारी वैल्यूज़ हैं। और सवाल ने क्या कहा है? मॉड्यूल एक्स एंड वाई कॉल्ड फ्रॉम द मॉड्यूल ओवरले। तो यहाँ पे आप लोगों के पास आएगा ओवरले, और ओवरले किसको बुला रहे हैं? ये बुला रहा है, कॉल कर रहा है मॉड्यूल एक्स को। और किसको बुला रहा है? ये बुला रहा है मॉड्यूल वाई को।
अच्छा जी, अब इस पॉइंट के ऊपर यह हो गया, मॉड्यूल एक्स हो गया, मॉड्यूल वाई हो गया, और नीचे के बाकी जो लेफ्ट आउट हुए वो है आपके पास रिप्लेस और रिसेट। जो हमारे पास रिप्लेस है, रिप्लेस इज रिटर्निंग अ बूलियन वैल्यू, और बूलियन वैल्यू का साइन ये रहा, तो इस वजह से यहाँ पर क्या आएगा, रिप्लेस। और रिसेट क्या है, रिसेट कर रहे हैं रिटर्न इंटीजर, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रिसेट, क्योंकि रिटर्न कर रहे हैं इंटीजर। अब बेटा वैल्यूज ऐड करने की बारी आई है, तो मॉड्यूल एक्स में क्या लिखा हुआ है, ओवरले से वैल्यू आपके पास आई मॉड्यूल एक्स में या वाई में। मॉड्यूल एक्स के अंदर कोई चीज़ मेंशन नहीं है, लेकिन मॉड्यूल एक्स जा रहा है रीसेट पर। रीसेट के ऊपर लिखा हुआ है कि इट इज़ रिटर्निंग एन इंटीजर वैल्यू, लेकिन रिटर्न जब करेगा ना, जब कोई वैल्यू उसके पास आएगी, तो एक पॉइंट आपके पास यहाँ बनेगा। इसके बाद ओवरले जा रहा है वैल्यू मॉड्यूल वाई के अंदर, और मॉड्यूल वाई में लिखा हुआ है कि बाय रेफ, बाय रेफरेंस इंटीजर वैल्यू इज रियल। तो जब भी हमारे पास इस टाइप का आता है, मैंने क्लास के अंदर बताया था कि आई यूज़ अ बूलियन ऑपरेटर, के वैल्यू आपके पास आएगी, वैल्यू आपके पास अपडेट होगी, और उसके बाद वैल्यू फिर वापस जाएगी। और देखो वैल्यू जब वापस जा रही है तो यहाँ पे भी मेरे पास एक मार्कर आएगा इस तरह से कि वैल्यू वापस भी जा रही है। दिस इज फॉर 3 मार्क्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 अभी हम नहीं करेंगे, मैं आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस अलग से कराऊंगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस ईयर।